नमस्कार, खबर दुनिया में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अश्विनी कुमार मिश्र। खबर दुनिया की यानी विश्व की सभी अहम खबरें आधे घंटे में आप तक। क्या होता है डर्टी बम और क्यों रूस है चिंतित? क्यों उत्तर कोरिया के परमाणु परीक्षण के हमले से परमाणु परीक्षण की आशंका से अमेरिका समेत कई देशों की पेशानी पर बल पड़ गया है? और क्या कुछ अंतर पड़ेगा भारत ब्रिटेन संबंधों पर ऋषि सुनक सरकार के बाद? होगी कई अन्य अहम खबरें, लेकिन सबसे पहले नजर डालते हैं वैश्विक सुर्खियों पर। भारत ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौते पर ब्रिटेन की ऋषि सुनक सरकार का बड़ा बयान। कहा, समझौते के अधिकतम बिंदुओं पर पहले ही बन चुकी है सहमति, बाकी बचे कुछ बिंदुओं पर जल्द ही होगी बातचीत। रूस ने यूक्रेन द्वारा डर्टी बम के प्रयोग की फिर जताई आशंका। भारतीय समकक्ष राजनाथ सिंह के साथ टेलीफोन पर वार्ता में रूसी रक्षा मंत्री ने चिंताओं से कराया अवगत। भारत ने कूटनीति और संवाद की जरूरत पर फिर दिया जोर। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने देश की सामरिक परमाणु शक्ति का लिया जायजा। बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइलों के प्रक्षेपण की क्षमता का भी किया अवलोकन। आईएमएफ ने कहा, बढ़ रहा है रूसी हमले से तबाही का दायरा। उत्तर कोरिया द्वारा परमाणु परीक्षण की आशंका से अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की चिंता बढ़ी। अमेरिका, जापान और दक्षिण कोरिया ने टोक्यो में की बैठक। संयुक्त बयान में उत्तर कोरिया को दी सख्त चेतावनी। कहा, ऐसा जवाब देंगे जिसकी नहीं होगी मिसाल। ईरानी नैतिकता पुलिस की हिरासत में मरने वाली महसा अमीनी के 40वें प्रार्थना सभा में उमड़ा जनसमूह। ईरान के कई शहरों में हुए सरकार विरोधी प्रदर्शन। विश्वविद्यालयों में छात्र छात्राओं ने की जबरदस्त नारेबाजी। और सबसे पहले खबरें यूरोपीय महाद्वीप से। ब्रिटेन की बिगड़ी अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए कार्य योजना की घोषणा अब 17 नवंबर को होगी। ऋषि सुनक के ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बनने के बाद से ही भारत ब्रिटेन संबंधों में नई गर्मजोशी की जो उम्मीद की जा रही थी, अब वो साफ दिखने लगी है। ऋषि सुनक भी जोर देकर कह चुके हैं कि वो ब्रिटेन और इसकी अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए दिन रात काम करेंगे। ऋषि सुनक सरकार के मंत्रियों ने संसद में एक सवाल के जवाब के दौरान जानकारी दी कि भारत के साथ मुक्त व्यापार समझौते को लेकर ज्यादातर सहमति बन चुकी है। ब्रिटेन की बिगड़ी अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए कार्य योजना की घोषणा 2 सप्ताह आगे बढ़ा दी गई है। ऋषि सुनक के प्रधानमंत्री बनने के बाद ब्रिटेन और दुनिया की नजर उनकी इस योजना पर है। वित्त मंत्री जेरेमी हंट ने बुधवार को बताया कि अब कार्य योजना की घोषणा 17 नवंबर को होगी। पहले इसे 31 अक्टूबर को घोषित किया जाना था। वित्त मंत्री की सिफारिश पर पीएम ऋषि सुनक ने कार्य योजना की घोषणा आगे बढ़ाने को मंजूरी दी। इसका लक्ष्य कार्य योजना को बारीकी से तैयार करना है। कार्य योजना की घोषणा में देरी की खबर का ब्रिटिश मुद्रा पर नकारात्मक प्रभाव देखा जा रहा है। ऋषि सुनक के पीएम बनने के बाद डॉलर की तुलना में पाउंड में आई मजबूती में अब कमी दर्ज की जा रही है। हमारी पहली प्राथमिकता आर्थिक स्थिरता लाना है और ब्रिटेन के प्रति विश्वास बहाली है। मध्यावधि वित्त योजना बहुत महत्वपूर्ण है। पीएम और मैंने निर्णय किया है कि इसे 17 नवंबर को पेश किया जाए और यह पूर्ण शरद ऋतु वक्तव्य के तौर पर पेश होगा। मंगलवार को ब्रिटेन का 57वां प्रधानमंत्री बनने के बाद ऋषि सुनक ने बुधवार का दिन बहुत व्यस्तताओं में गुजारा। उनके मंत्रिमंडल की पहली बैठक में कई अहम मुद्दों पर विचार किया गया, जिनमें आर्थिक चुनौती का सामना करने की रणनीति बनाना सबसे प्रमुख मुद्दा था। बाद में ऋषि सुनक संसद पहुंचे, जहां उन्होंने बतौर प्रधानमंत्री पहली बार सवालों के जवाब दिए। उन्होंने माना कि देश के सामने मुद्रास्फीति सबसे बड़ी मुश्किल है।
हमें अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने और विश्वास पैदा करने के लिए मुश्किल फैसले करने होंगे। मेरे वित्त मंत्री के कुछ ही सप्ताह में इसको लेकर कार्य योजना घोषित करेंगे। मैं इतना जरूर कह सकता हूं कि जैसे हमने कोविड के दौरान सर्वाधिक जोखिम वाले समूह का ख्याल रखा, वैसे ही हमेशा रखते रहेंगे। ऋषि सुनक सरकार के मंत्रियों ने संसद में सवाल जवाब के दौरान जानकारी दी कि भारत के साथ मुक्त व्यापार समझौते को लेकर ज्यादातर सहमति पहले ही बन चुकी है। व्यापार नीति राज्य मंत्री ने बताया कि भारत एक आर्थिक महाशक्ति है। भारत ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौते को लेकर वार्ता जारी है। समझौते के अधिकतम बिंदुओं को लेकर सहमति बन चुकी है। बाकी चर्चा के लिए जल्दी ही बातचीत होगी। ध्यान रहे कि महामारी की मार से पहले ही बेहाल ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था पर लिज ट्रस सरकार की आर्थिक नीतियां बहुत भारी पड़ी। ट्रस ने सत्ता संभालते ही कॉरपोरेट टैक्स में कटौती का ऐलान किया था। इसके साथ निजी आयकर में भी छूट देने की घोषणा हुई थी, लेकिन ट्रस सरकार ने यह नहीं बताया था कि इन कटौतियों से सरकारी खजाने को जो नुकसान होगा उसकी भरपाई कैसे की जाएगी। इससे ब्रिटेन का बॉन्ड बाजार ढहने के करीब पहुंच गया। उससे फैली अफरा तफरी के बीच ट्रस ने यू टर्न लेते हुए तमाम रियायतों को वापस ले लिया। उन्होंने अफरा तफरी के बाद अपने वित्त मंत्री को भी बर्खास्त कर दिया था। अब ऋषि सुनक के सामने ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था में नई जान फूंकना सबसे बड़ी चुनौती है। आतंकी समूह के प्रोपेगेंडा के प्रसार के आरोप में पुलिस ने तुर्की के मेडिकल एसोसिएशन के प्रमुख को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने एक बयान में कहा कि पिछले हफ्ते कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी समूह से जुड़े मीडिया के बयान पर जांच के लिए कमेटी का गठन किया गया था। मेडिकल एसोसिएशन प्रमुख तुर्की सशस्त्र बलों द्वारा कथित रासायनिक हथियारों के इस्तेमाल पर टिप्पणी की गई थी। संगठन ने गिरफ्तारी को राजनीतिक लिंचिंग बताया है। और अब बात रूस यूक्रेन संकट की। रूस के रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु ने कहा है कि यूक्रेन युद्ध के दौरान डर्टी बम का इस्तेमाल कर सकता है। डर्टी बम ऐसे हथियारों को कहा जाता है जिसमें पारंपरिक विस्फोटकों के अलावा रेडियोधर्मी पदार्थ भी होते हैं। हालांकि यूक्रेन सरकार ने इन आरोपों को खारिज किया है और फ्रांस, ब्रिटेन और अमेरिका समेत अन्य देशों ने रूस के इस दावे को सिरे से नकार दिया है। इस सबके बीच रूस के रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु ने भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से फोन पर बातचीत की और बिगड़ते हालात की जानकारी दी और यूक्रेन की तरफ से डर्टी बम के इस्तेमाल की आशंका को भी व्यक्त किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारत की स्थिति को एक बार फिर दोहराते हुए दोनों देशों से वार्ता और कूटनीति के जरिए संघर्ष के समाधान निकालने और किसी भी पक्ष द्वारा परमाणु हथियार के इस्तेमाल न करने की सलाह दी। यूक्रेन और रूस के बीच डर्टी बम के संभावित इस्तेमाल पर जारी आरोप प्रत्यारोप के दौरान रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने बुधवार को देश के सामरिक परमाणु बल का अभ्यास देखा, जिसमें बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइलों के प्रक्षेपण आदि शामिल थे। रूस के रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु ने पुतिन को बताया कि रूस पर परमाणु हमला होने की स्थिति में उसके द्वारा बड़े पैमाने पर परमाणु हमला करने का अभ्यास किया गया। क्रेमलिन ने एक बयान में कहा कि अभ्यास के लिए तय सभी लक्ष्य प्राप्त कर लिए गए और दागी गई सभी मिसाइलें निशाने पर लगी। रूसी सशस्त्र सेना की क्षमताओं को परखने के लिए ये अभ्यास किए जा रहे हैं, जिनमें दुश्मन के किसी परमाणु हमले की स्थिति में बड़े परमाणु हमले की तैयारी की समीक्षा भी की जा रही है। कई पूर्वी सोवियत देशों के खुफिया प्रमुखों के साथ एक बैठक में राष्ट्रपति पुतिन ने कहा कि दुनिया और क्षेत्रों में संघर्ष का जोखिम अधिक है और महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचा स्थलों के आसपास सुरक्षा बढ़ाई जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि रूस यूक्रेन की डर्टी बम का उपयोग करने की योजना से अवगत है। इस बीच अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा कि अगर रूस टैक्टिकल परमाणु हथियार का इस्तेमाल करता है तो उसकी तरफ से ये गंभीर गलती होगी। हालांकि व्हाइट हाउस का मानना है कि फिलहाल ऐसे कोई सबूत नहीं है कि रूस परमाणु हथियारों के उपयोग की तैयारी कर रहा है। रूस सामरिक परमाणु हथियार का उपयोग करता है तो वो एक अविश्वसनीय रूप से गंभीर गलती कर रहा है। मैं आपको गारंटी नहीं दे रहा हूं कि ये अभी तक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है, पता नहीं, लेकिन ये बेहद गंभीर गलती होगी। यूक्रेन की तरफ से डर्टी बम के संभावित इस्तेमाल को लेकर रूस ने भारत से चिंता जाहिर की है।
रूस के रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु ने भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को फोन कर यूक्रेन में बिगड़ते हालात की जानकारी दी। रूसी रक्षा मंत्री ने यूक्रेन की तरफ से डर्टी बम के इस्तेमाल की आशंका जताई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दोनों देशों से वार्ता और कूटनीति के रास्ते से संघर्ष की शीघ्र समाधान निकालने के भारत की स्थिति को दोहराया। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि किसी भी पक्ष द्वारा परमाणु विकल्प का सहारा नहीं लिया जाना चाहिए, क्योंकि परमाणु या रेडियोलॉजिकल हथियारों के उपयोग की संभावना मानवता के मूल सिद्धांतों के खिलाफ जाती है। उधर नाटो ने रूस के इस आरोप को बेबुनियाद बताया। रूस अब झूठा दावा कर रहा है कि यूक्रेन अपने ही इलाके में रेडियोलॉजिकल डर्टी बम का इस्तेमाल करने की तैयारी कर रहा है। नाटो सहयोगी इस पारदर्शी रूप से झूठे आरोप को खारिज करते हैं। IMF प्रमुख ने कहा कि रूसी हमले में यूक्रेन के तबाह हुए नागरिक ठिकानों की बहाली की लागत बढ़ती जा रही है। बिजली और पानी की आपूर्ति जारी रखने के लिए प्रति माह करीब $4 अरब की आवश्यकता होगी। जिस तरह की बमबारी रूस कर रहा है उससे लागत और बढ़ जाएगी। बिजली और पानी की आपूर्ति के लिए हमें 4 बिलियन की जरूरत होगी। इस बीच रूस के चेचन गणराज्य के नेता रमजान कादिरोव ने यूक्रेन और पश्चिमी देशों के खिलाफ जिहाद का आह्वान किया है। कादिरोव ने कहा कि सिर्फ विलय किए गए सिर्फ 4 क्षेत्र ही नहीं बल्कि पूरा यूक्रेन रूस का हिस्सा है। उधर रूस ने कहा कि अमेरिकी बास्केटबॉल स्टार ब्रिटनी ग्रीनर के साथ संभावित कैदी की अदला बदली पर बातचीत के लिए दरवाजा खुला हुआ है, लेकिन बातचीत को गोपनीय रखा जाना चाहिए। मंगलवार को रूसी अदालतों ने ड्रग रखने के लिए 9 साल की सजा के खिलाफ ग्रीनर की अपील को खारिज कर दिया था। और अब खबरें एशिया महाद्वीप से। उत्तर कोरिया के परमाणु परीक्षण की संभावनाओं को लेकर और इन चिंताओं के बीच दक्षिण कोरिया, अमेरिका और जापान के वरिष्ठ राजनयिकों ने बुधवार को क्षेत्रीय और वैश्विक सुरक्षा मुद्दों पर उच्च स्तरीय वार्ता की। उत्तर कोरिया के लगातार मिसाइल परीक्षण और धमकियों के मद्देनजर अमेरिका ने साफ चेतावनी देते हुए कहा कि वह अपने सहयोगी देशों दक्षिण कोरिया और जापान की पूरी क्षमता के साथ रक्षा करेगा और इसमें परमाणु, पारंपरिक मिसाइल रक्षा शामिल है। साल 2022 के पहले 4 सप्ताह के अंदर ही उत्तर कोरिया ने 7 मिसाइल परीक्षण की और बाद में भी इसे जारी रखा। इसी साल 9 सितंबर को उत्तर कोरिया ने एक कानून पारित करके स्वयं को परमाणु हथियारों से संपन्न घोषित देश किया। 3 प्रमुख देशों का यह साथ एक साझा चुनौती से निपटने की तैयारी है। अमेरिका, जापान और दक्षिण कोरिया ने टोक्यो से उत्तर कोरिया को एक बार फिर से 2 टूक संदेश दिया। परमाणु परीक्षण की आशंकाओं के बीच इन तीनों ने चिताया कि अगर ऐसा कुछ हुआ तो जवाब मिलेगा, जिसकी मिसाल मिलनी मुश्किल होगी। इस धमकी के पीछे इन देशों की यह आशंका है कि उत्तर कोरिया बहुत जल्द अपना 7वां परमाणु परीक्षण करेगा। दक्षिण कोरिया, जापान और अमेरिका के विदेश मंत्री उत्तर कोरिया को कड़ी चेतावनी देते हुए दिखाई दिए। उत्तर कोरिया द्वारा लगातार बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च किया जाना अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के लिए एक खुला और गंभीर खतरा है। हम उत्तर कोरिया के परमाणु हथियारों को पूरी तरह खत्म किए जाने के पक्षधर हैं। उत्तर कोरिया की हरकतें दुस्साहसिक और क्षेत्र को गहरी अस्थिरता में डालने वाली हैं। हम उनसे अपील करते हैं कि वो उकसाने की हरकतों से बाज आएं। हम सहमत हैं कि अगर उत्तर कोरिया ने 7वां परमाणु परीक्षण किया तो अतुलनीय जवाब दिया जाएगा। उत्तर कोरिया से निपटने के लिए हम सहयोग को और मजबूत करेंगे। पिछले 5 सालों में यह पहला मौका है जब कोरियाई प्रायद्वीप में हालात इतने तनावपूर्ण बने हुए हैं। पिछले महीने उत्तर कोरिया ने जो मिसाइल लॉन्च की थी वह जापान के ऊपर से गुजरी। इस परीक्षण की वजह से नागरिक इतने डर गए कि उन्हें जान बचाने के लिए शरण लेनी पड़ गई। सोमवार को उत्तर कोरिया का एक व्यापारिक जहाज दोनों देशों की समुद्री सीमा के बीच पहुंच गया। इसकी वजह से दक्षिण कोरिया ने चेतावनी देने के लिए फायरिंग की। दक्षिण कोरिया का कहना है कि उत्तर कोरिया ने यह जानबूझकर किया। इन सब के बीच उत्तर कोरिया द्वारा परमाणु परीक्षण की आशंका ने दक्षिण कोरिया की नींद उड़ा दी। दक्षिण कोरियाई राष्ट्रपति ने मंगलवार को कहा था कि उत्तर कोरिया ने परीक्षण की तैयारी पूरी कर ली है। न केवल उत्तर कोरिया ने खुले तौर पर परमाणु हथियारों का उपयोग करने के अपने इरादे जाहिर किए हैं, बल्कि ऐसा प्रतीत होता है कि 7वें परमाणु प्रशिक्षण की तैयारी पहले ही पूरी हो चुकी है।
इस बीच चीन ने उत्तर कोरिया और अमेरिका तथा उसके सहयोगी देशों से आपस में विश्वास का माहौल पैदा करने को कहा है। हमें उम्मीद है कि संबंधित पक्ष कोरियाई प्रायद्वीप पर लंबे समय से चल रहे गतिरोध के मूल कारणों पर ध्यान देंगे और आपसी विश्वास बढ़ाने और संतुलित तरीके से सभी पक्षों की चिंताओं को दूर करने के लिए कार्य करेंगे। अमेरिका, दक्षिण कोरिया और जापान की तरफ से पिछले 2 माह में बड़े स्तर का एक युद्धाभ्यास किया जा रहा है। इस युद्धाभ्यास का मकसद यह बताना कि वो उत्तर कोरिया की तरफ से होने वाले परमाणु हमले का जवाब देने के लिए तैयार है। ध्यान रहे कि पिछले काफी समय से उत्तर कोरिया ने अपने हथियार प्रयोगों का सिलसिला बहुत आक्रामक ढंग से तेज किया है। 2022 के पहले 4 सप्ताह के अंदर ही उत्तर कोरिया ने 7 मिसाइल परीक्षण किए। 9 सितंबर 2022 को उत्तर कोरिया ने कानून पारित करके स्वयं को परमाणु हथियारों से संपन्न घोषित कर दिया। उसने साथ ही हथियारों को त्यागने की संभावना को भी रद्द कर दिया था। और वहीं ईरान में एक धर्मस्थल पर हुए हमले में 1 दर्जन से अधिक लोगों की मौत हो गई। इस हमले में कई अन्य लोग घायल हुए हैं। जानकारी के अनुसार अज्ञात बंदूकधारी हमलावरों ने शिराज शहर में स्थित शाह चिराग मजार को निशाना बनाया। सुरक्षा बलों ने जवाबी कार्रवाई में 2 हमलावरों को गिरफ्तार कर लिया। ईरान में हिजाब को लेकर चल रहा प्रदर्शन थमने का नाम नहीं ले रहा। ईरान की सरकार भी प्रदर्शनकारियों पर कठोर कार्रवाई करने से पीछे नहीं हट रही। बुधवार को महसा अमीनी की मौत के 40 दिन बीत जाने पर लोग उन्हें श्रद्धांजलि देने जमा हुए। महसा अमीनी के गृहनगर में लोगों को तितर बितर करने के लिए सुरक्षा बलों ने आंसू गैस के गोले दागे और फिर गोली भी चला दी। महसा अमीनी की मौत की घटना 1 दशक से अधिक समय में ईरान के सबसे बड़े सरकार विरोधी आंदोलन को जन्म दे चुका है। इस्लाम के शिया समुदाय में मौत के 40 दिन बाद शोक मनाने की परंपरा है। इस अपार भीड़ का अंदाजा सरकार को पहले से ही था। भीड़ न जुटने पाए इसके लिए सारे बंदोबस्त किए गए थे। इंटरनेट काट दिए गए थे, जगह जगह पुलिस लगा दी गई थी। फिर भी देश के अलग अलग हिस्सों में हजारों प्रदर्शनकारियों ने महसा अमीनी की पुलिस हिरासत में हुए मौत के 40वें दिन विरोध प्रदर्शन किया। शिया इस्लाम में मौत के 40 दिन बाद शोक मनाने की परंपरा है। अमीनी के गृहनगर साकेत में भीड़ उनकी कब्र पर जमा हुई। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक पुलिस ने भीड़ को तितर बितर करने के लिए फायरिंग की। अल्पसंख्यक सुन्नी समुदाय के नेता ने पुलिस की कार्रवाई की कड़ी निंदा की है। ख्वाजा नसीर तुसी विश्वविद्यालय में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन का आयोजन किया गया। वहीं एक और यूनिवर्सिटी रफसंजानी में भी छात्रों ने बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन करते हुए सरकार विरोधी नारे लगाए। भारी विरोध प्रदर्शन की आशंका के मद्देनजर सरकार ने ईरान के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में स्कूल और विश्वविद्यालयों को बंद रखने का ऐलान किया था। इसके पीछे इन्फ्लुएंजा का प्रकोप रोकने का कारण बताया गया था। तेहरान में दुकानों को बंद रखने के भी आदेश दिए गए थे। दंगा नियंत्रण पुलिस हरकत में थी। चप्पे चप्पे पर गश्त बढ़ा दी गई थी। बावजूद इसके प्रदर्शनकारियों को रोक पाने में सक्षम नहीं हुए। तेहरान में अल ज़हरा विश्वविद्यालय में छात्राएं नारा लगा रही थीं, पुरुष अनैतिक हैं, महिलाएं नहीं। ईरान में मोरल पुलिस की हिरासत में 22 वर्षीय युवती महसा अमीनी की मौत के बाद शुरू हुए विरोध प्रदर्शनों के समर्थन में दुनिया भर में प्रदर्शन हो रहे हैं। ईरान की मोरल पुलिस ने हिजाब सही ढंग से नहीं पहनने को लेकर अमीनी को हिरासत में लिया था। हिरासत के दौरान 16 सितंबर को उनकी मौत हो गई थी। देश में हिजाब पहनने के अनिवार्य नियम के खिलाफ शुरू हुए विरोध प्रदर्शन 2009 में विवादित चुनाव को लेकर हुए ग्रीन मूवमेंट के बाद से ईरान के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन गए हैं। अधिकार समूहों के अनुसार ईरान के सुरक्षा बलों ने प्रदर्शनकारियों को तितर बितर करने के लिए गोला बारूद और आंसू गैस का इस्तेमाल किया है, जिसमें 200 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। मरने वालों में नाबालिग लड़के और लड़कियां शामिल हैं। और वहीं पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान शुक्रवार से लॉन्ग मार्च निकालने जा रहे हैं। शहबाज शरीफ इस पर रोक के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंचे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाने से साफ इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम इमरान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के खिलाफ न तो कोई नोटिस जारी करेंगे और न ही उनके शांतिपूर्ण लॉन्ग मार्च पर रोक ही लगाएंगे। सरकार को जो दिक्कतें हैं वो उस बारे में इमरान खान से बातचीत करें।
और अब आइए आपको दिखाते हैं विश्व संस्कृति की एक झलक। श्रीलंका दशकों तक गृहयुद्ध का दंश झेलता रहा और गृहयुद्ध के दौरान हजारों लोग लापता हुए। अपनों के खोने का दर्द आज भी हूबहू ताज़ा है और लापता लोगों के परिजन उनकी खोज के लिए सरकार से गुहार लगाते हैं। मानवाधिकार समूह एमनेस्टी इंटरनेशनल ने श्रीलंका में 1980 के दशक के बाद से 60,000 से लेकर 1 लाख लोगों के लापता होने का अनुमान जताया है। श्रीलंका जबरन लापता हुए नागरिकों के लिहाज से ऐसे देशों की सूची में सर्वोच्च स्थान पर है। हाथ में तस्वीर, काला झंडा और मशाल थामे ये लोग श्रीलंका की सरकार से इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं। सरकार से पूछ रहे हैं कि गृह युद्ध में गायब उनके अपनों के बारे में अब तक कितनी जानकारी उपलब्ध हो सकी है। इनके हाथों में ये तीनों चीजें अलग अलग संदेश दे रही हैं। काले झंडे का मतलब है कि अपनों के खोने का दर्द आज भी बहुत ताज़ा है। तस्वीर ये बता रही है कि ये वो लाल हैं जिसे जबरन उनसे छीन लिया गया है और अब तक कुछ अता पता नहीं है कि वो मर गए हैं या जिंदा हैं। लकड़ी की जलती मशाल से मामले से आंखें मूंदे सरकार का ध्यान खींचना है। अरुमुगा लक्ष्मी 70 किलोमीटर का सफर तय कर प्रदर्शन स्थल पर पहुंची हैं। 2004 में पहले लक्ष्मी की बेटी गायब हुई, फिर 3 साल बाद बेटा भी लापता हो गया। लक्ष्मी सिर्फ अकेली नहीं है जिन्होंने अपने सगे संबंधियों को खोया है। ऐसे हजारों लोग हैं जो गृह युद्ध के दौरान लापता हो गए हैं, जिसे जबरन लापता के रूप में जाना जाता है। हम अपने बच्चों के बारे में सोच कर आए हैं। मेरे 2 बच्चे लापता हो गए। मैं सिर्फ अपने बेटे का चेहरा देखना चाहती हूँ। मानवाधिकार समूह एमनेस्टी इंटरनेशनल ने 1980 के दशक के बाद से 60,000 से 1 लाख के बीच लोगों के लापता होने का अनुमान व्यक्त किया है। श्रीलंका को जबरन लापता होने वाले देशों की सर्वोच्च श्रेणी में शामिल किया। मामला बढ़ा तो सरकार ने 2017 में OMP यानी गुमशुदा व्यक्तियों का कार्यालय स्थापित किया। OMP ने अपनी रिपोर्ट में 1981 से सिर्फ 14,965 नागरिकों के ही लापता होने की बात स्वीकारी। सरकार पर कार्रवाई का दबाव बढ़ रहा है। 4 अक्टूबर को एक रिपोर्ट में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार के उच्चायुक्त कार्यालय ने कहा कि सरकार द्वारा उठाए गए कदम पीड़ितों की अपेक्षाओं के कतई अनुरूप नहीं है। हालांकि श्रीलंका की सरकार ने इन आरोपों को खारिज करते हुए कहा है कि वो मानवाधिकार की रक्षा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है, लेकिन पीड़ितों को लगता है कि ये मुद्दा सिर्फ चुनाव में ही सुनाई देते हैं। जब चुनाव होता है तभी ऐसी चीजों पर चर्चा होती है। चुनाव जीतने के बाद इन मुद्दों को भूल जाते हैं। हमारे रिश्तेदार कभी नहीं मिलेंगे। सरकारी कर्मचारी वैलेंटीना डैनियल की कुछ ऐसी ही कहानी है। 1999 में पहले बड़ा भाई लापता हुआ, फिर छोटा भाई गोली का शिकार बन गया। युद्ध के अंतिम चरणों में माँ भी लापता हो गई। उस वक्त वो बुरी तरह घायल थी। उन्होंने माँ के बारे में प्रशासन को चिट्ठी लिखी तो 2011 में इसका जवाब आया। सरकार आत्मसमर्पण करने वालों को लापता होने की खबरों की खंडन करती है। साथ ही ये भी दावा करती है कि इनमें अधिकतर को लिट्टे या दूसरे संगठनों ने अपहरण कर लिया है। OMP कार्यालय गृह युद्ध के अंतिम दिनों में बड़े पैमाने पर तमिल नागरिकों के नरसंहार से भी इनकार करता है। साथ ही 60,000 से अधिक आम नागरिकों को बचाने का दावा भी करता है। तो लापता हुए लोगों के परिजन आज भी इस आस में हैं कि वो वापस आएंगे। खबर दुनिया के आज के अंक में फिलहाल इतना ही। मुझे और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए DD न्यूज़। नमस्कार।